हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जहां 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, बट एक छोटा सा रिकैप देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमने बोला कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो भी बंदा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत, हमने बोला कि लेट्स से कोई जना माइनर है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं। कोई बंदा इनसेन माइंड का है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं। वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बातचीत थी। अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी बंदा जो कि कंपीटेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से टू बिकम अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कैन ऑल्सो मेक, ड्रॉ, एंडोर्स और नेगोशिएट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अगर कोई भी बंदा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कंपीटेंट है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, मेक भी कर सकता है। लेट्स से कोई बंदा इनकम्पिटेंट है, तो अग्रीमेंट इटसेल्फ विल बिकम वॉइड, जैसे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा था। but the contract is still valid against the parties competent to the contract. Let's say A ने B को endorse किया, B ने A ने B को दिया, B ने C को endorse किया, C ने D को किया, D ने E को किया। यहाँ पर D जो था वो माइनर था, तो इसको छोड़कर ये सारे के सारे लायबल होंगे, है ना। बाकी सबकी लायबिलिटी जैसे है वैसे रहने वाली है। The manner or condition under which certain categories of person like minor, corporate body, agent and legal representatives can be a party to negotiable instruments are as under. इन cases में जो हम pointers discuss करने वाले हैं, even though you are somebody who is not competent as per Indian Contract Act to be a party to a contract or an agreement, यहाँ इन cases में से minor भी, एक corporate body भी negotiable instrument के अंतर्गत पार्टी बन सकती है। कौन कौन से cases हैं, आइए बहुत प्यारे से examples के साथ चारों pointers को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक माइनर के बारे में बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ये देखेंगे। ओके, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये यंग चिल्ड्रन है हु इज लेस देन 18 years of age, so he is a minor. Okay, then there is Dr. John Strugis and then there is Mimo. ठीक है, तो एक 10 साल का बालक है यंग शेल्डन, जो कि अपने लिए कुछ साइंस बुक्स खरीदना चाह रहा है। मीमो की शॉप है। मीमो इज शेल्डन्स ग्रैंडमदर दो इन द बुक, मतलब इन द सीरीज, है ना, यंग शेल्डन सीरीज के अंदर। बट यहाँ पर उनका एक बुक स्टोर है और अलग अलग किताबें बेचती हैं, जैसे कि साइंस बुक भी। और हमारे शेल्डन को ये साइंस बुक चाहिए। अब डॉक्टर जॉन स्ट्रगिस, वैसे तो शेल्डन के मेंटर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अगर आपने सीरीज देखी है, नहीं भी देखी है तो कोई टेंशन नहीं है, नाम है XYZ की जगह हमने शेल्डन, डॉक्टर स्ट्रगिस एंड मीमो लिया है, इसको ऐसे समझ लीजिए। Dr. Strugis is a professor who often helps Sheldon with his scientific interest. ओके, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। हम क्या कर रहे हैं, यंग शेल्डन क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं साइंस की चीज़ों में, तो उन्होंने मीमो की बुक स्टोर पे गए टू बाय अ सेट ऑफ एडवांस साइंस बुक्स, जो कि $100 की है। Since Sheldon does not have enough cash and cannot use a credit card, he decided to use a promissory note to pay for the book. Sheldon asked Dr. John Strugis, his mentor, to help him with the purchase. Dr. Strugis agrees and draws a promissory note for $100, promising to pay Mimo in 2 weeks. 2 हफ्ते बाद दे देंगे, क्योंकि कैश नहीं है। तो यहाँ पर यंग शेल्डन की बिहाफ पर डॉक्टर स्ट्रगिस ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया और बोला कि 2 हफ्ते बाद पेमेंट कर देंगे हम मीमो को। Sheldon endorses this promissory note alongside Dr. Strugis, making him a party to negotiable instrument. जबकि माइनर पार्टी होता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, या फिर इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट क्योंकि माइनर के बिहाफ पर इस अडल्ट ने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया था, तो यहाँ पर शेल्डन के पास से प्रॉमिसरी नोट आ गया और अब शेल्डन को पेमेंट करनी है। ओके, तुम क्या बोल रहे हैं,
A minor is not competent. A minor is not competent to enter into a contract. Therefore, cannot bind himself to be a party of a negotiable instrument. But mere presence of a minor as a party in a negotiable instrument does not make it invalid. A minor can draw, endorse, deliver, negotiate an instrument so as to bind all the parties except himself. अब यहाँ पर पेमेंट करनी है यंग शेल्डन को, पर लीगली बाइंडिंग डॉक्टर स्ट्रगिस होंगे. मीमो यंग शेल्डन को तो पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि वो तो 18 साल से नीचे है, बट डॉक्टर स्ट्रगिस को पकड़ेगी 2 हफ्ते बाद जस्ट इन केस डिसऑनर होता है. तो A, B and C A, B and C. A minor executed a promissory note in favor of P. It held C's immunity from the liability did not absolve A and B. तो इसका मतलब C एक minor है, A और B adult parties हैं. अदर जॉइंट प्रोमिसेस, लेट्स से इन तीनों ने मिलकर बनाया था प्रोमिसरी नोट, या फिर हम पीछे जो अपने शेल्डन वाला एग्जांपल यहाँ पे शेल्डन और डॉक्टर स्ट्रगिस ने मिलकर लेट्स से प्रोमिसरी नोट बनाया, तो इम्यूनिटी तो मिल जाएगी यंग शेल्डन को, बट पैसे तो देने पड़ेंगे डॉक्टर स्ट्रगिस को, बट ही इज स्टिल अ पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ऐसे ही ये तीनों पार्टी तो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, बट ये दोनों क्योंकि अडल्ट हैं तो ये अपने आप को अब्जॉल्व नहीं कर सकते कि भैया हम यहाँ पर तो सी था प्रोमिसरी नोट बनाने वाला या उससे भी लो पैसे. ओके, अदर जॉइंट प्रोमिसर्स विल स्टिल बी लायबल from the liability. A minor is not personally liable on bill or note given by him for necessary supplies to him. It is only his estate which is liable for such bill and note. ये तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ कर आए हैं कि अगर कोई नेसेसिटीज के लिए कुछ सामान दिया गया है एक माइनर को, तो यहाँ पर उसको पर्सनल लायबल तो नहीं ले सकते, बट उसकी प्रॉपर्टी को बेच के या उस प्रॉपर्टी से पैसे लिए जा सकते हैं उस माइनर से. ठीक है, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पढ़कर आए हैं. तो माइनर पार्टी टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, चाहे लायबल हो या ना हो, सेकेंडरी होगा. एक्चुअली लायबल होगा नहीं, हमने मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष में भी पढ़ा था, बट उसकी एस्टेट, उसकी प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है जस्ट इन केस सो रिक्वायर्ड. बट बाकी सारी पार्टीज जो लोग इन्वॉल्व होंगे, जैसे इसमें डॉक्टर स्ट्रगिस थे या ए और बी थे माइपीचल एग्जाम्पल में, वो अपने आप को अब्जॉल्व नहीं कर सकते, इम्यून नहीं कर सकते लायबिलिटी से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? माइनर्स कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, young Sheldon being minor is not competent to contract. Therefore, he cannot bind himself legally through any contractual obligations. This means Sheldon cannot be held liable. हमने बोल दिया liability तो नहीं आएगी. Okay, for the payment under the promissory note. अब validity क्या है? Even though young Sheldon minor है, but क्योंकि वो as a party he was present on the promissory note, तो इसे इनवैलिडेट नहीं कर सकते हम कि वो पार्टी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में. ओके, या वो इंस्ट्रूमेंट ही वैलिड नहीं है just because he was present. That should also not happen. Yes, his presence as a party on the promissory note does not invalidate the instrument. The promissory note is still valid क्योंकि डॉक्टर स्ट्रगिस जो कि एक अडल्ट है उन्होंने साइन किया है, इसलिए अपने आप को बाइंड भी कर लिया है, thereby binding himself to pay the amount. Negotiable instrument can still be enforced against Dr. Strugis and other parties जस्ट इन केस एंडोर्सिंग होती है जो कि कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. ओके, बाइंडिंग इफेक्ट क्या है? यंग शेल्डन डिस्पाइट एंडोर्सिंग द नोट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. लेट्स से यंग शेल्डन ने इसे किसी और को दे दिया, ठीक है, फिर उसने किसी और को दे दिया, तो यंग शेल्डन ने चाहे एंडोर्स किया भी हो, जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि ये बंदा माइनर है, ये सिर्फ इसकी लायबिलिटी नहीं है, बाकी सबकी लायबिलिटी तो है, पीछे वाली सारी पार्टी स्टिल लायबल है. ओके, पीछे वाली सारी पार्टी स्टिल लायबल रहेंगी. Okay, however, the note remains enforceable against Dr. Strugis and any other adult parties involved just in case उसके पापा मम्मी कोई भी और involved होता. This means that Mimo can demand payment from Dr. Strugis but not from young Sheldon. Let's say अब Dr. Strugis ने दे दिया है और necessity से let's say बुक की जगह या पढ़ने के लिए बुक भी ज़रूरी है,
है ना, या खाने पीने का कोई सामान होता है लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो डॉक्टर स्ट्रगल्स दे तो देंगे बट देन यंग चिल्ड्रन की एस्टेट से पैसे ले सकते हैं, ही स्टिल कैन डू दैट, लीगल इम्प्लीकेशंस वहां पर हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, आर वी ऑल अलाइंड? तो कंक्लूजन क्या है, इस सिनेरियो में जो यंग शेल्डन है उनका प्रेजेंस एज अ पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उस वजह से ये प्रोमिसरी नोट इनवैलिड तो नहीं होता है, डज नॉट मेक द इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड। शेल्डन ड्रॉ कर सकते हैं, एंडोर्स कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, नेगोशिएट भी कर सकते हैं एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट ही इज नॉट बाउंड बाय इट, लायबिलिटी नहीं है बस, बट बाकी सारी पार्टीज की लायबिलिटी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रगल्स कंपीटेंट थे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, क्योंकि वो एक अडल्ट पार्टी है तो उनकी लायबिलिटी रहेगी, और जस्ट इनके साथ फर्दर एंडोर्समेंट होता है तो जो जो अडल्ट है सबकी लायबिलिटी रहेगी। इससे क्या होगा, मीमो की राइट, जो बुक सेलर था है ना, उसकी राइट रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी टू रिसीव द पेमेंट। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉर्पोरेशन। Corporation can be a party to a negotiable instrument if authorized by its articles of association. अल्ट्रा वायरस नहीं होना चाहिए, जो एओए या एमओए में लिखा हुआ है सिर्फ आप वही कर सकते हो इन अ कंपनी, उसके बाहर नहीं जा सकते हो। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़कर आए हैं, बाकी और भी ज़्यादा डिटेलिंग जब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे आपका इंटरमीडिएट में, तो वहाँ भी देखेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अदरवाइज वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, जो लिखा है एमओए एओए में उसके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे पास स्टार्क टेक इनकॉर्पोरेशन है, वकांडा सप्लाईज लिमिटेड है, और हमारे पास है नताशा रोमानवा हु इज द सीईओ ऑफ दिस स्टार्क टेक इंक। ओके, सो स्टार्क टेक इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वॉल्व है। वकांडा सप्लाईज लिमिटेड रेयर मेटल के सप्लायर और हाईटेक मटेरियल्स भी सप्लाई करते हैं। नताशा रोमानवा सीईओ हैं इस स्टार्क टेक इनकॉर्पोरेशन की, जो कि ऑथराइज हैं टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी के नाम पे, इस कॉर्पोरेशन के नाम पे ये नताशा साइन करेंगी। ओके, नाउ सिचुएशन क्या है, स्टार्क टेक इनकॉर्पोरेशन को एक वाइब्रेनियम खरीदना है, मतलब जो रेयर मेटल ये लोग बेचते हैं वो खरीदना है। ओके, वकांडा सप्लाईज लिमिटेड से फॉर न्यू प्रोजेक्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइब्रेनियम इज $2 million। ओके, अब जो हमारी नताशा जी हैं, who is the CEO of Startech Incorporation, decides to issue a promissory note। भैया promissory note ले लो, सामान दे दो, हम पैसे दे देंगे 30 दिन के अंदर अंदर as under promissory note payable to Wakanda Supplies। Now, before issuing the promissory note, नताशा ने AOA में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेक किया अपनी कंपनी के, अपनी कॉर्पोरेशन के, स्टार्क टेक के, टू कंफर्म दैट द कॉर्पोरेशन इज ऑथराइज्ड, क्योंकि साइन कौन कर रहा है, नताशा कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, और अगर मान लेते हैं ऑथराइज है, लेट्स से ऑथराइज्ड है, नताशा ऑथराइज्ड है टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ स्टार्क टेक इनकॉर्पोरेशन, कि हाँ प्रॉमिसरी नोट इशू करा जा सकता है। इफ शार्क टैंक बार बार बोल रही है ना, स्टार्क टेक इनकॉर्पोरेशन का एओए अलाउज द इशुएंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, द प्रॉमिसरी नोट इज वैलिड एंड इज बाइंडिंग। ठीक है, स्टार्क टेक इनकॉर्पोरेशन इज ऑब्लाइज्ड, अब पेमेंट देनी पड़ेगी, 30 दिन बाद लिखा है, 30 दिन बाद पेमेंट देनी पड़ेगी, 2 मिलियन जब भी ड्यू है। मान लेते हैं ऐसा नहीं लिखा है, जो हमारा एओ है उसमें लिखा है कि नहीं, साइन नहीं, प्रॉमिसरी नोट नहीं इशू किया जा सकता, फिर क्या होगा, इफ स्टार्क टेक इंक एओए डू नॉट ऑथराइज, यहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं मिला हुआ है to issue a negotiable instrument, then the act of issuing the promissory note would be considered ultra virus। ultra virus होगा तो वैलिड हो ही नहीं पाएगा।
This would mean that promissory note can be deemed as invalid. इस promissory note को invalid मान लिया जाएगा. अब देखो यहाँ ना हमारी किताब में AOA लिखा हुआ है. AOA वैसे तो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब ये कंपनी के अंदर लोग कैसे काम करेंगे. अल्ट्रा वायरस सब होता है जो MOA में लिखा है और वो फॉलो नहीं हो रहा है. ठीक है, बट हमारी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है. therefore I have made the example accordingly, but for your personal knowledge I'm letting you know. MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से चीज़ें अल्ट्रा वायरस होती है. जब आप कंपनीज एक्ट भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी यही पढ़ोगे. दिस वुड मीन दैट promissory note could be deemed invalid and Stark-Tech Incorporation might not be legally obliged to honor the payment. इस सिनेरियो में जो Stark-Tech Incorporation है to issue promissory note hinges on the authorization within its AOA. If permitted, is valid. If not, then it is ultra virus, which makes the note potentially unenforceable. अगर AOA ओके बोल रहा है तो आप कर सकते हो, AOA ओके नहीं बोल रहा है तो आप इनवैलिड है क्योंकि अल्ट्रा वायरस है. सिंपल है. कॉर्पोरेशन का केस समझ में आया. माइनर में हमने बोला कि हाँ माइनर पार्टी तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की, क्योंकि वो माइनर था इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी, तो इस बेसिस पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड नहीं होगा. बट लायबिलिटी नहीं हो सकती माइनर की, बाकी सारी पार्टीज की होंगी, चाहे जिसने बनाया हो, एंडोर्स किया हो. ठीक है, हाउसएवर यू आर इन्वॉल्वड इन द इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कॉर्पोरेशन में अगर AOA ओके करता है तो ओके, अदरवाइज अल्ट्रा वायरस है. Okay, next, agent. As per section 27, an agent can bind his principal by acting on his behalf only in the manner which he is duly authorized to become a party to the negotiable instrument. Let's say A principal है, B agent है, तो इस एजेंट ने कुछ काम किया. ठीक है, कुछ काम किया, उस काम के लिए ये ए लायबल हो सकता है, बट लायबल तभी होगा जब बी ऑथराइज्ड था ये काम करने के लिए. मान लेते हैं एक शू की कंपनी है. ठीक है, शू से रिलेटेड बात के लिए तो ऑथराइज्ड है. अब ये यॉट खरीद के आ गया प्रिंसिपल के नाम पे, ऑथराइज्ड ही नहीं है. क्यों देगा भैया प्रिंसिपल पैसे? है प्रिंसिपल की आप लायबिलिटी क्यों आ जाएगी? ऑथराइज्ड होना जरूरी है. यस, he has to be, the agent has to be duly authorized to become a party to the NI. Similarly, the agent is required to make it clear that he is acting as a representative capacity, कि principal के behalf पे ये agent काम कर रहा है, which must be evidenced by the manner he signs such document. ये proof मतलब एक तरीके से सबूत होना चाहिए कि हाँ ये प्रिंसिपल के बिहाफ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को साइन कर रहा है, तभी प्रिंसिपल को लायबल बनाया जा सकता है. The form of signature must show that he does not intend to incur personal liability. अगर उसने ये नहीं, मतलब जब साइन करते हुए लिखा है कि आई एम एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर दिस पर्सन, वो सिर्फ तभी उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, अदरवाइज उसकी उस एजेंट की भी पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी. ओके, इम्पॉर्टेंट बात है ये, इम्पॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से. सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. ओके, a manager of ABC Limited accepted a bill of exchange and signed A as a manager. Okay, it was held that A was personally liable. A manager of ABC Limited accepted a bill of exchange signed as for ABC Limited, कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल के बिहाफ पर. यहाँ पे पर्सनल कैपेसिटी में, अगर पर्सनल कैपेसिटी पे आप साइन कर रहे हो तो लायबिलिटी भी पर्सनली ही हो जाएगी, बट यहाँ पर पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप प्रिंसिपल स्पेसिफाई जब साइन कर रहे हो तो आप प्रिंसिपल का नाम लिख रहे हो. ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ओके, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्शन 30 करते हैं इस बारे में बात. जो हमने कॉर्पोरेशन बात करी थी वो सेक्शन 27 के अंदर करी थी, यहाँ पे सेक्शन 30 है. अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पर्सन, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है,
who signs his name to be a negotiable instrument to a negotiable instrument incurs personal liability unless by clear words he limits his liability to the extent of asset of the disease received by him as a legal representative. Let's say मेरी डेथ हो जाती है, तो आई एम अ डिजीज पर्सन, अब मेरी डॉटर इज माई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेट्स से अगर वो लीगल एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कर रही है और वो लिखती है कि ऑन बिहाफ ऑफ माई डिजीज मदर आई एम साइनिंग, ठीक है, ऐसे एविडेंस होता है, तो लायबिलिटी सिर्फ उसकी उतनी होगी जितनी मैंने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रखी होगी। अदरवाइज जैसे ही उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साइन किया, ऑफ कोर्स शी हैज टू बी एन अडल्ट, ओके, तो जैसे ही साइन कर दिया देन उसकी लायबिलिटी पर्सनल हो जाएगी। मैम एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, देयर आर थ्री पार्टीज, ड्यूरेनफोर, एलरॉन एंड ग्लेड्रियल। आप लोगों ने देखा है? कौन सी सीरीज यहाँ पर मैं चला रही हूँ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली इसका सेकंड सीजन देखना शुरू किया है ऑन प्राइम। चलिए खैर, ड्यूरेन फॉर एक डॉर्फ प्रिंस है जो कि हु हैड अ प्रोमिसरी नोट इन हिज नेम, एक प्रोमिसरी नोट है उनके नाम पर, ओके। एलरॉन ड्यूरेन फोर के फ्रेंड हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लैड्रियल एक एल्फ है और एक क्रेडिटर है टू whom ड्यूरेन फोर owes 500 गोल्ड कॉइन्स अंडर अ प्रोमिसरी नोट। मतलब इन्होंने इनको पैसे देने हैं और लेट्स से इनकी डेथ हो गई है और एलरॉन ने अब पेमेंट करनी है इनको, ठीक है, बट ये उतनी ही पेमेंट करेंगे जितना इनको एस्टेट में मिला है ड्यूरिन से। ये तब अगर साइन इन्होंने एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव किया है ऑन बिहाफ ऑफ ड्यूरिन फोर किया है, बट अगर पर्सनल कैपेसिटी में साइन कर दिया इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो पर्सनली पूरे अमाउंट के लिए लायबल हो जाएंगे। लेट्स टेक अ सिचुएशन, ड्यूरिन फोर के पास एक प्रोमिसरी नोट था फॉर 500 गोल्ड कॉइन्स पेबल टू ग्लैड्रियल, तो ग्लैड्रियल तो क्रेडिटर हुए, इनको पैसे मिलने वाली है, शी इज अ गर्ल, ओके। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिन फोर passes away before he can pay the debt. Elrond, being a close friend and acting as a legal representative of Durin 4, finds a promissory note and decide to manage Durin 4's financial obligation. Elrond signs his name on the promissory note as a representative, यहाँ पे as representative sign किया है, of Durin 4's estate, intending to settle the debt. ओके तो अब जितना प्रॉपर्टी उन्हें ड्यूरिन फोर्स से मिली होगी उतने में से ही ये 500 गोल्ड कॉइन जाएंगे। लेट्स से प्रॉपर्टी में से आई 250 या 300 गोल्ड कॉइन रहे तो वही दे पाएंगे, okay. However, Elrond does not include any specific language or limitation stating that his liability is restricted to the asset of Durin Force estate. अगर ऐसा हो गया है तो उन्हें personally liable बना दिया जाएगा। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कैसी लैंग्वेज का या वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया दैट ही इज जस्ट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ड्यूरिन फोर, तो यहाँ पर एलरॉन जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ ड्यूरिन फोर, ओके। लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, पर्सनल लायबिलिटी कब होगी, पर्सनल लायबिलिटी कब होगी और लिमिटेड लायबिलिटी कब होगी। तो पहले पर्सनल लायबिलिटी देख लेते हैं। by signing the promissory note without limiting his liability, अगर उन्होंने लिमिट नहीं करी कि भैया जितना एस्टेट उसको मिलेगा ड्यूरिन फोर से उतने के लिए ही सिर्फ वो लायबल होंगे, तो उनकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मुझे सुनिएगा। by signing the promissory note without limiting his liability, Elrond as legal representative incurs personal liability. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है that he can be personally held responsible 500 गोल्ड कॉइन देने के लिए जो ग्लैड्रियल को रिसीव होने थे from Durin 4, even if Durin 4's estate does not have sufficient asset to cover the debt.
बट लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी अगर स्पेसिफिकली एलरॉन ने प्रॉमिसरी नोट को साइन करते हुए लिखा कि भैया जितना एस्टेट है ड्यूरिंग 4 का उतने में से ही पेमेंट मिलेगी, तो पर्सनल लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगी एलरॉन की. If Elrond had included a statement such as in his capacity as legal representative of Durin 4's estate, ऐसा लिख दिया वर्ड्स में, okay, limited the assets of the estate, then his liability would be confined to the assets he received from Durin 4's estate. In that case, if Durin 4's estate lacked sufficient funds, पूरे नहीं है, then Elrond would not be personally liable. एलरॉन की यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी. तो कंक्लूजन क्या है, अगर एलरॉन ने लाइबिलिटी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी तो लाइबिलिटी उसकी पर्सनल हो जाएगी, सेक्शन 30 ऑफ एनआई एक्ट. बट अगर उसने ऐसे लिख दिया, अगर क्लियर वर्ड्स में स्टेट कर दिया कि भैया जितना उसे असेट रिसीव हुआ है फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन एंड दैट एलरॉन इज एक्टिंग जस्ट एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो जितना एस्टेट है उतने में से ही पेमेंट होगी. अगर पूरा है तो पूरे में से दे देंगे, पूरा नहीं है तो जितना उतने ही मिलने वाले हैं. Okay, clear words to limit his liability to the extent of asset received from Durin 4's estate. He would have avoided personal liability, thus protecting himself while still fulfilling his role as a legal representative. तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा माइनर के बारे में, ठीक है, सेक्शन 20 नहीं, वहां पे सेक्शन नहीं पढ़ा, हमने माइनर के बारे में पढ़ा. फिर हमने कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा सेक्शन 27 में, ठीक है. फिर हमने जस्ट अभी पढ़ा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में अंडर सेक्शन 30. इससे पहले जस्ट हमने पढ़ा था कि अगर हम एजेंट जैसे काम करें, एक्चुअली एजेंट में सेक्शन 27 है, कॉर्पोरेशन में हमने यहाँ पे सेक्शन नहीं देखा था, ऐसे ही हमने माइनर में भी सेक्शन नहीं देखा था, ठीक है. तो माइनर में सेक्शन नहीं था, कॉर्पोरेशन में सेक्शन नहीं था, एजेंट में सेक्शन 27 है और सेक्शन 30 है अपन के पास में इन केस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. एम आई क्लियर, आर वी गुड गाइस? चमका क्या? ये लोग पार्टीज इन जनरल कंपीटेंट नहीं है, बट देन स्टिल विल बिकम अ पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इवन इफ दे आर नॉट पर्सनली लायबल, लाइक इन केस ऑफ माइन. चारों केसेस बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा. और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी सीरीज अगर आपने देखी है, नहीं देखी तो टेंशन नहीं लेना, हम आगे बढ़ने वाले हैं, बिकॉज दैट्स नॉट अ क्वेश्चन कमिंग इन योर एग्जामिनेशन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन. प्रॉमिसरी नोट आता है सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है. और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आता है सेक्शन 5 के अंतर्गत और चेक आता है सेक्शन 6 के अंतर्गत इन योर एनआई एक्ट. लेट मी जस्ट पुट माय लैपटॉप ऑन चार्जिंग, गिव मी अ मोमेंट. I think it's charging. Yes. Okay, let's get going and understand all of it in the best possible manner. Section 4 is promissory note, Section 5 is bill of exchange, and Section 6 is of check. Negotiable instrument Section 13 में बता रखा है, ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट सेशन ऑफ एनआई एक्ट में पढ़ाया था, आज हम थर्ड सेशन पर हैं. तो promissory note, bill of exchange और check is payable to order which is expressed to be so payable or which is expressed to be payable to a particular person, या तो order या specified person. ये हम हमजा, बदरुन्निसा और कासिम की साई के एग्जाम्पल से फर्स्ट सेशन में पढ़कर समझकर आए हैं. एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट shall not be transferable. ठीक है, ऐसे इंटेंशन नहीं लिखा होना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉमिसरी नोट. सेक्शन 4 एनआई एक्ट का प्रॉमिसरी नोट को बताता है. प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित में होगा, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट.
ओके, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, रिटर्न में होना पड़ेगा, अनकंडीशनल होना पड़ेगा, किसकी डेथ हो जाएगी तो दे दूंगा, उसकी शादी हो जाएगी तो दे दूंगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, साइंड बाय द मेकर, जिसने बनाया उसको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टीज होती है। सिबिल ऑफ एक्सचेंज में हमने 3 पार्टीज देखी थी ना, ड्रॉई और पे। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही पार्टी होती है, एक बना रहा है, एक को पैसे मिलने वाले हैं, एक मेकर है, एक पे है। ओके, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, ऐसे नहीं लिख सकते 400 रुपए या जो भी बनेंगे, 400 रुपए, इट हैज टू बी सर्टेन मनी, और सिर्फ पैसे हो सकते हैं। ये टी शर्ट दे दूंगा, ये पेन दे दूंगा, इट कैन नॉट हैपन। यस, सम ऑफ मनी ओनली, तो सर्टेन अमाउंट होना पड़ेगा, और सिर्फ पैसे ही हो सकते हैं, मनी हो सकती है, पैसे तो नहीं बोलूंगी, पैसे तो इंडियन करेंसी है। और टू ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, या तो जिसके पास है, जैसे हमजा के पास है, अगर हमजा ने अगर कासिम की साई को एंडोर्स कर दिया तो उसे ऑर्डर कर दिया है, तो बदरुनी साहब हमजा की जगह कासिम की साई को पैसे देगी। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर। यस, तो आइए देखेंगे क्या है। प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग होगा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी, मेकर के द्वारा साइन किया हुआ होगा, कुछ सर्टेन सम दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसे दिए जाएंगे, टू द ऑर्डर और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। 2 पार्टीज हैं, एक मेकर जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया है, इसकी लायबिलिटी प्राइमरी है, एक पेई टू होम द मनी इज टू बी पेड, जिसको पैसे देने हैं। तो कितनी पार्टीज हैं अपन के पास प्रॉमिसरी नोट में? 2 पार्टीज हैं, एक मेकर है, एक पेई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका प्रॉमिसरी नोट एक्चुअली में दिखता है। ठीक जी, आओ, असेंशियल्स क्या है प्रॉमिसरी नोट के? राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस करना पड़ेगा प्रॉमिस। इफ यू रिमेंबर, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में कंफ्यूज हो गए थे, इसमें एम्बिग्यूटी थी, 2 तरीके से एम्बिग्यूटी थी ना, काइंड में और अमाउंट में। तो काइंड में हमने पढ़ा था, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस हो रहा है, ओके, सर्टेन सम होना पड़ेगा, डेफिनेट होना पड़ेगा, अनकंडीशनल होना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैसे होंगे, किसको देना है ये भी बता रखा होगा, और मेकर के द्वारा साइन किया जाएगा, प्लस ये स्टैम्प्ड भी होगा। ये सारे रहे असेंशियल्स टू द प्रॉमिसरी, ये प्रॉमिसरी नोट के असेंशियल्स हैं। ओके, तो मेकर कौन है? एक राधा, एक मीरा, एक मेकर, एक पेई। मेकर, लेट्स से राधा ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, तो क्योंकि इन्होंने बनाया इसलिए इनकी लायबिलिटी है प्राइमरी, प्राइमरीली शी इज लायबल। और दिया किसको? लेट्स से मीरा को दिया, तो मीरा बन जा रही है पेई। ओके, शी इज सपोज टू गेट द मनी, she is supposed to get the money under this promissory note, under this promissory note. The person to whom the payment is to be made is called pay. जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसे दूंगा या दूंगी, वो बन जा रही हैं, ये बन जा रहे हैं मेकर। रेक्विजिट्स जो मैंने आपको एसेंशियल्स है वो बता ही दिए हैं, राइटिंग में होना पड़ेगा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, प्रॉमिस करना पड़ेगा पे करने के लिए, डेफिनेट होगा, अनकंडीशनल होगा, साइन किया जाएगा मेकर द्वारा, पेबल सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट में एक प्रॉमिस किया होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे, घोड़ा दे दूंगा, लैपटॉप दे दूंगा, टी शर्ट दे दूंगा, नहीं चलेगा भैया, सिर्फ और सिर्फ पैसे होंगे। मेकर कौन है ये भी पता होना चाहिए, पेई कौन है ये भी पता होना चाहिए, राधा देने वाली है, मीरा लेने वाली है, तो साफ साफ एकदम स्पष्ट तरीके से ये बताया होना जरूरी है। प्रॉमिसरी नोट अंडर सेक्शन 4। ठीक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
स्टैंपिंग भी होनी पड़ेगी, प्रॉमिसरी नोट को स्टैम्प भी होना पड़ेगा, ये भी एसेंशियल है अंडर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। बहुत बार हम इंडियन स्टैम्प एक्ट का रेफरेंस देते हैं, अभी भी दे रहे हैं, पीछे भी हम कभी कुछ कुछ जगह देकर आए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो आता है इसके बारे में बात। बट जब आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ हमें याद करना ही है, वहाँ पे हमारे पास एक्ट सेपरेटली नहीं है, बट अगेन बिट्स एंड पीसेस में कहीं कहीं इसका रेफरेंस दिया हुआ है। Okay, an unstamped promissory note is not admissible, यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है, as an evidence, as a proof, सबूत, and no suit can be maintained, केस ही नहीं कर पाओगे, सबूत ही नहीं है क्योंकि आपके पास। ओके, डेट लिखी होनी चाहिए। लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन पीरियड क्या है कि हम सर कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा कितने समय के अंतर्गत खड़खड़ा सकते हैं, and what is the time limitation bound where court of law can help us, beyond this limitation period court of law हमको मदद नहीं कर पाएगा to get our money back। और लिमिटेशन लॉ के बारे में अगेन मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा कर आई हूँ, तो आई बिलीव कि आप समझते होंगे, और जस्ट इन केस क्लियर नहीं है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखिए, एंड इफ स्टिल समझ नहीं आ रहा है कहाँ है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एक शॉर्ट बना दूंगी मैं सेपरेटली इस टॉपिक पर, ठीक है। द लिमिटेशन पीरियड, क्योंकि मैं एग्जाम में या हमारे कंटेंट में ना तो लिमिटेशन पीरियड अभी है ना ही इंटर में है, ठीक है, फाइनल अभी दूर है। लिमिटेशन पीरियड हमारे सिलेबस में नहीं है। लिमिटेशन पीरियड होता क्या है, लिमिटेशन एक्ट एक्चुअली वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लिमिटेशन पीरियड का रेफरेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दिया था, यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसलिए मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, जस्ट इन केस रिमेंबर नहीं हो रहा है तो हमें इसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। लिमिटेशन पीरियड फॉर द प्रॉमिसरी नोट टू फाइल अ सूट इज 3 years, 3 साल के अंतर्गत अगर जिसने पैसे लेने हैं उसको नहीं मिले और वो कोर्ट ऑफ लॉ के पास नहीं गया है तो कोर्ट ऑफ लॉ मदद नहीं करेगा। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अभी एक टॉपिक आ गया, चलो मैं इसको समझा देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल ए ने बी से उधार लिया, लोन लिया, और वादा किया मैं 3 महीने बाद दे दूंगा, ऐसा वादा किया 3 months बाद दे दूंगा। अब 3 महीने बीत गए, बी बोला पैसे दो मेरे, अभी मेरे पास नहीं है, थोड़े दिन में देता हूँ। ऐसे करते 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 3 साल बीत गए, 3 years ओवर हो गए। अभी ने बोला तू तो मेरी बात सुन नहीं रहा, चलो कोर्ट ऑफ लॉ में चल लेकर चलता हूँ। कोर्ट ऑफ लॉ को इन्होंने बोला मेरे पैसे नहीं दे रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा कहानी सुनाए। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा 1 मिनट रुको, जरा सब्र करो, ठीक है, बताओ मुझे कब देने थे पैसे, 3 साल पहले देने थे, ठीक है, फिर हम नहीं आपकी मदद कर सकते क्योंकि आप लिमिटेशन पीरियड के बियॉन्ड हो। कोर्ट ऑफ लॉ आपका मदद नहीं करेगा, आप यू स्टिल हैव अ राइट टू रिसीव मनी, आपस में कुछ सेटलमेंट कर लो तो कर लो, बट कोर्ट ऑफ लॉ आपकी मदद नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक दिया हुआ है, वैसे एक्सेप्शन 2 होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, कोर्ट ऑफ लॉ कब मदद कर देगा, लेट्स से 3 years ओवर हो गया, उसके बावजूद कोर्ट ऑफ लॉ कब मदद करेगा, जब लिमिटेशन पीरियड खत्म होने से पहले, खत्म होने से पहले ये भी जो है वो दिशा मैम से पढ़ के गया था लिमिटेशन पीरियड, तो इससे पता था 3 साल खत्म हो गए तो कोर्ट ऑफ लॉ मेरी मदद नहीं करेगा, ये बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। तो ए को बोल रहा है ऐसा है तो लिखित में दे दे, मुझे अक्नॉलेज कर दे कि मैंने तेरे पैसे देने हैं, मैंने बोले तो मिस्टर ए ने पैसे देने हैं, ने मनी देनी है। तो जिस दिन अक्नॉलेजमेंट कर दिया, जिस दिन एक्नॉलेजमेंट कर दिया उस दिन से फ्रेश 3 years का लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा। ऐसे ही, वैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट ऐसे ही जब कुछ पैसे दे देते हैं, लेट्स से 3 years लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है, बट 3 years खत्म होने से पहले 1 रुपया भी दे दिया कि उस 3 लाख रुपए में से 100 रुपये ले लो, 1 रुपये ले लो, तो जिस दिन छोटी सी पेमेंट भी कर दी उस दिन से नया पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज हाउ लिमिटेशन पीरियड एक्ट। तो अब कल खाली एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट से 3 साल या फिर जो ओरिजिनली 3 years से व्हाट्सएवर इज द केस, वहां से अगर 3 years के अंतर्गत आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं गए तो कोर्ट ऑफ लॉ आपकी मदद नहीं कर सकता। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है कि जिस दिन एग्जीक्यूट हो रहा था, इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन पीरियड, प्लीज लर्न
प्लीज लर्न दिस वन, ठीक है। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज से प्रॉमिसरी नोट होता है, सेक्शन 4 वाला डन। सेक्शन 5 बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, जो कि है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में ही होगा, अनकंडीशनल होगा, मेकर के द्वारा साइन किया गया होगा। डायरेक्शन है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। यहाँ पे दिशा निर्देश किया जाता है कि एक सर्टेन बंदे को सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे, सिर्फ और सिर्फ मनी ही देनी है, ठीक है। या तो किसी बंदे को, जैसे हमजा को देना था, या फिर जो भी बियरर है, टू अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे मान लेते हैं एक पार्टी ए है जिसने कुछ सामान खरीदा था, एक पार्टी बी है जिसने सामान बेचा था। पार्टी ए ने साइन करके बिल ऑफ एक्सचेंज पार्टी बी को दे दिया कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक राइटिंग रिटन में इंस्ट्रूमेंट है कि भाई 3 मंथ्स बाद है व्हाट्सएवर इज मेंशन्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, उस समय पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ है 3 पार्टीज, प्रॉमिसरी नोट में थी 2 पार्टी, एक मेकर था एक पेई था, एक राधा थी एक मीरा थी। बट यहाँ पर 3 पार्टीज हैं, एक ड्रॉअर है, एक ड्रॉई और एक पेई है। Instrument that is in writing containing unconditional order signed by the maker directing a person to pay a certain money to or to the order or to the bearer of the instrument. ड्रॉर वो जिसने बिल बनाया है, लाइबिलिटी इसकी सेकेंडरी है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने, यहाँ पर जो पार्टी बी है, इसने ये बिल बनाया था, ही मेड द बिल, बिल बनाकर इसको दिया, ठीक है, इससे साइन करवा के अपने पास ले लिए। अब मेकर के पास है, मेकर के पास है लाइब। अब मान लेते हैं पार्टी बी को पैसों की जरूरत थी, 3 महीने खत्म होने से पहले जो भी टाइम लिखा था उससे पैसों की जरूरत थी। वो बैंक के पास गया और उसने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया। लेट्स से बिल की कीमत थी 1,00,000 रुपए, इसने कहा मुझे आप 98,000 रुपीज दो और मुझे पैसे अभी दे दो, 2,000 रुपये आपका कमीशन हो जाएगा। जब ए देगा पैसे, वो मुझे देने की जगह, ए बी को देने की जगह, ए अब बैंक को पैसे वापस दे देगा। बट लेट्स से ए ने पैसे नहीं दिए, तो लाइबिलिटी है बी की बैंक के लिए, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं लाइबिलिटी सेकेंडरी है। प्राइमरी लाइबिलिटी उसी की जिसने पैसे एक्चुअली में देने थे पहले। ओके, तो ड्रॉर वो जिसने बिल बनाया, ड्रॉई वो जिसने इस बिल को एक्सेप्ट किया और साइन कर दिया। ऑन whom the bill is drawn on acceptance becomes accepted and he has the primary liability. पेई वो जिसने पैसे मिलने हैं। हो सकता है ड्रॉई और पेई सेम ही बंदा हो, अगर आगे एंडोर्समेंट या डिस्काउंटिंग नहीं करी है इस ड्रॉअर ने, आगे किसी को ये बिल नहीं दिया है, तो ड्रॉअर पेई सेम बंदा हो जाएगा, है ना। बट अगर लेट्स से एंडोर्समेंट आगे हो गया है, पेई हो गया है, तो हम इन जनरल बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज पढ़ते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई। अगेन ये कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं, फर्स्ट सेशन से हम इसके बारे में बातचीत करते चले आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एक प्रॉमिसरी नोट को स्टैंपिंग होनी जरूरी है, ऐसी बिल ऑफ एक्सचेंज में भी स्टैंपिंग होनी जरूरी है। ये रिटन में ही होगा, इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस किया जाएगा ऑर्डर पे करने के लिए, वहां पे प्रॉमिस किया जा रहा था प्रॉमिसरी नोट में। ओके, पैसे सर्टेन होंगे, डेफिनेट होगा, अनकंडीशनल होगा, सिर्फ और सिर्फ मनी होगा। पे कौन है, ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है, सब सर्टेन होगा, मेकर के द्वारा साइन किया जाएगा, ठीक है। साइन एक्चुअली बाय ड्रॉई होगा, यहाँ पे ड्रॉई द्वारा साइन करा जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस देगा ना कि मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, और ये भी स्टैम्प्ड रहेगा, ये भी स्टैम्प्ड रहेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल क्या है? व्हेन द ड्रॉई साइंस द बिल एंड डिलीवर्स इट टू द होल्डर, ही बिकम्स और शी बिकम्स एक्सेप्टर एंड इज लायबल। एक्सेप्टेंस मस्ट बी विदाउट क्वालिफिकेशन, किसी तरह के इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। अगर किसी तरह के इफ्स एंड बट्स हैं तो वो डिसऑनर हो जाएगा, अगर सामने वाले बंदे ने, होल्डर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेट्स से अगर होल्डर को क्वालिफाई कर दिया और होल्डर जो है एग्री नहीं कर रहा है, देन बिल इज डिसऑनर्ड, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं दिया। लेट्स से एक्सेप्टेंस नहीं दिया बट जो होल्डर है उसने ओके कर लिया है, तो जो होल्डर है सिर्फ वही बंदा यहाँ पर
एज अ पार्टी रहेगा, बाकी पीछे वाली सारे लोग, लेट्स ए बी सी डी ई लोग थे, ठीक है, ई ने ओके किया था, ए यहाँ पर पार्टी ने देना था, बी सी डी ओके नहीं किया था, क्वालिफाई किया ए ने, इफ्स एंड बट्स लगाए, बी सी डी ने ओके नहीं किया, सिर्फ ई ने ओके किया, तो ए और ई रह जाएंगे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे अपनी लाइबिलिटी से, बी सी डी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे। इफ क्वालिफाइड देन, if holder agrees, all previous parties consenting to it are discharged, not consenting to it, जिन्होंने ओके नहीं दिया इस क्वालिफिकेशन इस ifs and buts coming from the drawee, एंड अगर अग्री नहीं किया तो यस तो डिसऑनर ही हो गया, एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉई द्वारा, ड्रॉई वो जिसने पैसे देने हैं, प्राइमरी लाइबिलिटी जिसकी है, ड्रॉर वो जिसने बिल बनाकर अपने पास साइन करवा के ले लिया था। यस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भेजे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है गाइस? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तीन पार्टीज, एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है, एक पेई है। ड्रॉर वो जिसने बिल बनाया, ड्रॉई वो जिसने बिल एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ मैं पेमेंट देने को तैयार हूँ, पेई वो जिसको पैसे मिलने वाले हैं, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ड्रॉर ही पेई हो जाए। Okay, the person who gives the order to pay or who makes the bill is called drawer. The person who is directed to pay is called the drawee. When the drawee accepts the bill, he becomes the acceptor. The person to whom the payment is made is called the payee. तीन parties हैं अपन के पास। क्या requisites हैं, क्या essentials है bill of exchange का? ये भी unconditionally draw होना चाहिए, though the acceptor or the endorser may make his liability conditional direction of payment by the drawer but not be made dependent upon contingency, ये होगा तो दूंगा, वो होगा तो दूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्वालिफाइड हो सकता है बट यहाँ पे होल्डर अग्री करेगा या नहीं करेगा उस पर डिपेंड करेगा। अग्री कर लेता है होल्डर, पीछे वाली सारी पार्टीज जो कंसेंट नहीं दे रही है इस क्वालिफिकेशन पे, जो इफ्स एंड बट्स ड्रॉई ने लगाए हैं, वो सब डिस्चार्ज हो जाती है अपनी लाइबिलिटी से। अगर कुछ क्वालिफिकेशन लगाया ड्रॉई ने और होल्डर उस बात से ओके नहीं है, तो वैसे भी बिल डिसऑनर हो गया, ये सब बातें हम पढ़ कर आए हैं। बट इससे क्वालिफिकेशन से कुछ मतलब क्वालिफिकेशन से इनवैलिड नहीं होता है। बट अगर कुछ कंटिजेंसी है, किसी की डेथ हो गई, किसी की शादी हो गई, चांद आ गया, तारे हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा हो गया, अगर ऐसे बन रखा है बिल ऑफ एक्सचेंज तो वो वैलिड ही नहीं है, कंटिजेंट नहीं होना चाहिए, किसी इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। Therefore, it is the essence of the bill of exchange that it should be payable at all events and it must appear so on the face. ऐसे दिखना भी चाहिए। Consideration of bill of exchange should be paid only in money, सिर्फ और सिर्फ पैसे ही होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मनी ही होनी चाहिए। डॉलर भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अमाउंट जो देने वाले हैं वो सर्टेन होगा, 400 या जो भी बनेंगे ऐसे नहीं बोल सकते। टाइम ऑफ पेमेंट भी इंडिकेट होना चाहिए। ऑर्डर टू पे, ऑर्डर इन द सेक्शन डज नॉट मीन अ कमांड बट अ रिक्वेस्ट और डायरेक्शन, डायरेक्शन रहती है जनरली, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कमांड कर रहे हैं। इट इज एसेंशियल दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज शुड पॉइंट आउट विद सर्टेनिटी द पार्टी हु एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कौन ड्रॉअर है, कौन ड्रॉई है, कौन पेई है, imported into the contract imported by its terms. Thus, the signature of the drawer is necessary and therefore cannot be a bill even if the instrument if accepted without the signature of the drawer. Okay, give me a moment, guys. The signature of the drawer is necessary and therefore cannot be a bill even if the instrument if accepted without the signature of the drawer. इसका मतलब यहाँ पर जो drawer लिखा हुआ था वो सही लिखा हुआ था, है ना, मेकर द्वारा, ड्रॉअर द्वारा साइन होना जरूरी है। ड्रॉई तो साइन करेगा ही बट ड्रॉअर भी साइन करेगा। इट इज बाय द ड्रॉअर, बाय द मेकर, दैट इज एन एसेंशियलिटी। ओके, सो आई मेड द चेंज, आई हैव डन द करेक्शन हियर। ओके देन मूविंग फॉरवर्ड, इट मस्ट इंडिकेट द ड्रॉई, कौन पैसे देने वाला है एक्चुअली, ओके, हु शुड बी कॉल्ड ऑन टू एक्सेप्ट और पे इट,
The drawee must be named and or otherwise indicated in the bill with reasonable certainty. कौन देने वाला है पैसे? It should specifically mention the date and place of payment. अगर place बता रखी है तो. Every bill of exchange must be stamped according to the provisions of Indian Stamp Act 1899. 1899, ठीक है. तो प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया. अब कर लेते हैं चेक, जो कि सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट 1881 में बता रखा है. ओके, अ चेक क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है. चेक भी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है. अ चेक इज अ प्रोमिसरी नोट? नो, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. इंपॉर्टेंट. ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर. यहाँ पे बैंक बता रखा है, जैसे सिटी बैंक है, एक्सिस बैंक है, उसी बैंक का चेक होगा. ठीक है. पेबल ऑन डिमांड, डिमांड पे ही पे करोगे, अपने आप जाके पैसे दे नहीं दोगे. एंड इट इंक्लूड्स एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक. मैम ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? भी इसको मैं स्टार मार्क करी, थोड़ी देर में जस्ट आज ही समझाऊंगी. ओके. एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्योंकि आप तो फिजिकल चेक की भी जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिकली चेक बना हुआ है, उस पर साइन किया, आगे पहुंच गया. ट्रंकेटेड में क्या होता है? फिजिकली चेक बनता है, फिर उसकी 3 कॉपीज बनाई जाती है और फिर सॉफ्ट कॉपी में वो आगे जाता है, ताकि रास्ते में खोए ना, या बहुत सारे और जो चीज़ें गड़बड़ हो सकती थी उस सब से बच जा रहे हैं. बट पूरी डिटेल भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी, क्योंकि आज हम इसको डन एंड डस्टेड फॉर लाइफ कर लेंगे. ट्रंकेटेड जब भी आएगा, आपका दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए क्या होता है ट्रंकेटेड चेक. A check is in the electronic form means check which contains exact mirror image of proper check and is generated, written and signed in a secure system ensuring minimum safety standards with the use of digital signature and asymmetric crypto system. क्या है ये सारी बातें हमको IT Act 2000 टू IT Act 2000 में बता रखी है. I think 2000. I'm not sure about the year. 2008 2002 है. 2000 है मेजरली, क्योंकि 1994 में आया था इंटरनेट. ओके. और 6 साल बाद इंडिया में आया था, या 8 साल बाद आया था. एक बार चेक करेंगे. IT एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है. IT एक्ट में ये सब एक्सप्लेन कर रखा है, क्या है एसिमेट्रिक क्रिप्टो, क्या है डिजिटल सिग्नेचर. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपने मेरे से पेड कोर्स लिया. फाउंडेशन का पेड कोर्स नहीं है, आपके लिए सारी क्लासेस फ्री ही अवेलेबल है यहाँ पर, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. लेट्स से आपने इंटर में मेरे से पेड कोर्स लिया, तो जब आप क्लास ले रहे हैं, ओके, तो मैं आपको एक ईमेल भेजूंगी, ये डाउनलोड कर लीजिए ये वाली ऐप, वहाँ पे की डालिए. वो की डालने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेजिए. एक बार मैसेज भेजेंगे तो वो आपको एक वापस एक की भेजेंगे. तो यहाँ पर 2 कीज का कॉम्बिनेशन से आपके सिस्टम में एनक्रिप्टेड वर्जन में क्लासेस चलेंगी. आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, पायरेट नहीं कर सकते, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसी लैपटॉप में देख पाओगे या उसी मोबाइल में देख पाओगे. तो सभी IT मेजर्स हैं. उसी तरीके से जो ये चेक बन रहा है इलेक्ट्रॉनिकली बन रहा है, और जो मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो फुलफिल करने होंगे एज पर IT एक्ट. ओके. चलिए, इस तरीके से जैसे मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बैंक बता रखा है ना कौन से बैंक पर ड्रॉ किया गया है ये चेक, कौन से बैंक पर ड्रॉ करा गया है, किया गया है ये चेक. ठीक है. जिसने साइन किया है वो ड्रॉर हो जाएगा, दीपक दास. जिसको दे रहे हैं पैसे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ABC को दे रहे हैं पैसे. ठीक है. तो यहाँ पे ये बता दिया किसको पैसे मिलने वाले हैं, पेई कौन है, किसको पेमेंट मिलने वाली है, 5000 रुपीज मिलने वाले हैं. ओके. तो कौन कौन है यहाँ पर पार्टीज? एक ड्रॉर है जिसने चेक बनाया है, एक ड्रॉई जो बैंक है, हमारे केस में स्टेट बैंक था, पेई वो जिसको पैसे मिलने वाले हैं, जिसको पैसे मिलेंगे. जो देगा, जो चेक बना रहा है वो ड्रॉर हो जाएगा. तो बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी स्पेसिफाइड बैंक पे बन रखा होगा, पेएबल ऑन डिमांड. इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ट्रंकेटेड भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक तो मैंने आपको समझा दिया है, ट्रंकेटेड हल्का फुल्का बता दिया, बट डिटेल आज बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहना.
एसेंशियल्स क्या है, पेबल ऑन डिमांड रहेगा, रिटर्न में रहेगा, एक्सप्रेस किया जाएगा ऑर्डर टू पे, ऑर्डर का मतलब कुछ कमांड नहीं है, ऐसे डायरेक्शन ओनली, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। सर्टेन रहेगा, सम डेफिनेट रहेगा, अनकंडीशनल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मनी ही होगा, स्पेसिफाइड बैंक पर ड्रॉन किया जाएगा और ड्रॉर द्वारा साइन भी किया जाएगा। ठीक है। ट्रंकेटेड चेक आ गया, ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल। लेट्स से ए ने अमेज़न से कुछ सामान खरीदा। ए का जो बैंक है वो है सिटी बैंक। ठीक है। अमेज़न क्या लेट्स से एक शॉप है, वहां का उसका जो बैंक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। ए ने एक चेक बनाया और ये चेक बनाकर अमेज़न शॉप को दे दिया। अब यहाँ पर इस बैंक ये अलग है, ये अलग है, तो बीच में एक क्लियरिंग हाउस होता है जो इन्वॉल्व होता है, ताकि जिसके अकाउंट से पैसे जाने हैं द पेइंग बैंक एंड द कलेक्टिंग बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन इजीली हो पाए। बट आज हम ट्रंकेटेड चेक मतलब चेक की फिजिकल कॉपी मूव करने की जगह इलेक्ट्रॉनिक 3 इमेजेस बनाई जाती हैं, 2 ब्लैक एंड व्हाइट स्केल पर और एक ग्रे स्केल पर। फ्रंट एंड बैक ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, खाली फ्रंट ग्रे स्केल, इंक बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है। इस कॉपी बनती है, फिर वो सॉफ्ट कॉपी आगे आगे मूव करती है, और जो ओरिजिनल चेक है उसे वेयर हाउस में रख देते हैं। क्या लग गया? मिट्टी लग गई। आप पैड वॉश कर सकते हो। कीचड़ था नीचे। ठीक है, मैं क्लास कर लूं? आप खेल आए हो? क्या खेल के आए? खेला नहीं? क्या खेला था? झूले झूले खेले थे। आप हाय बोलना चाहोगे? आओ इधर आओ। Say hi. How are you? Ask them how are you. You want to ask? ये लीजिए पानी पीजिए। पापा को ये टिमनिक खिला देंगे, मैं क्लास फिनिश करके आ रही हूँ। ठीक है। Guys, give me a moment, please. चलिए। थैंक यू। ये पी लीजिए। दरवाजा बंद कर दीजिएगा पीछे जाते हुए। ठीक है। चलिए, तो अब ये फोटो बनाई जा रही है चेक की। ठीक है। बना तो फिजिकली था, बट इस फिजिकल चेक को अब इलेक्ट्रॉनिकली हम इमेज बना के ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये बन जा रहा है ट्रंकेटेड चेक। ओके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लियरिंग साइकिल ईदर बाय द क्लियरिंग हाउस, या तो क्लियरिंग हाउस द्वारा, ठीक है, और बाय द बैंक वेदर पेइंग और रिसीविंग, चाहे सिटी बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे पेइंग बैंक हो चाहे कलेक्टिंग बैंक हो, इमीडिएटली ऑन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज फॉर ट्रांसमिशन सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे फिजिकल चेक मूव ही नहीं हो रहा है, फॉर द चेक इन राइटिंग, दिस इज नोन एज ट्रंकेटेड चेक। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास, वैसे इतनी डिटेलिंग हमारे से कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे अभी के लिए फाउंडेशन में, बट क्योंकि ये वर्ड आ गया है और आपको बार बार दिखने को मिलेगा अपनी लाइफ, रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो पढ़ लेते हैं इसे आज, डन एंड डस्ट कर लेते हैं। ओके। हमारे पास रॉस गेलर है, सेंट्रल पर्क फ्रेंडली बैंक है, वैसे तो ये कॉफी हाउस है हमारी सीरीज में, बट इसे हम फ्रेंडली बैंक बना दे रहे हैं, और हमारे पास रेचल ग्रीन है। रॉस गेलर एक कस्टमर है जिन्होंने एक चेक बनाया, रेचल ग्रीन को इस चेक से पैसे मिलने हैं। सेंट्रल पर्क बैंक रॉस का बैंक है जो ये चेक को प्रोसेस करेगा। तो रॉस गेलर ने एक चेक बनाया $200 का टू पे हिज फ्रेंड रेचल ग्रीन फॉर सम क्लॉथ शी बॉट फ्रॉम फॉर हिम, सामान कुछ खरीदा था, पैसे देने थे। रेचल डिपॉजिट्स द चेक इनटू हर अकाउंट एट सेंट्रल पर्क बैंक।
अपने अकाउंट में पैसे डाल, मतलब चेक डाला कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। अब इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनी। ट्रंकेशन प्रोसेस क्या है? व्हेन रेचल डिपॉजिट्स द चेक, सेंट्रल पर्क बैंक क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज, एक्चुअली एक नहीं होती, creates 3 electronic images of the check. Okay, this happens during the clearing cycle where the bank scans the front and back of the check to create a high quality digital copy. अब यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट सब्स्टिट्यूट हो रहा है. इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द फिजिकल चेक टू अ क्लियरिंग हाउस और टू रॉसिस बैंक, सेंट्रल पर्क बैंक ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रॉनिक चेक फॉर प्रोसेसिंग. द फिजिकल चेक is then truncated, मतलब it is stopped from further physical movement. The electronic image of the check is sent through the clearing process. और जो भी बैंक है या कोई भी पार्टी और भी जो इन्वॉल्व है एज बैंक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज से ही वेरीफाई करेंगे डिटेल, ऑथराइज करेंगे और पेइंग बैंक जो है कलेक्टिंग बैंक पेमेंट कर देगा. द फंड्स आर ट्रांसफर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक इमेज विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल चेक, एंड दिस इज इट अबाउट ट्रंकेटेड चेक. ठीक है, ओके है. इसके अलावा इसका मतलब क्या हुआ? द चेक रिटन बाय रॉस इज ट्रंकेटेड चेक बिकॉज इट वाज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, सब्स्टिट्यूटिंग द फिजिकल चेक ऑफ एक्चुअल physical movement of the actual check. Okay, this process speeds up clearing cycle and also reduces the handling of paperwork. रास्ते में जो भी पेरल्स, जो भी रिस्क रहती मूवमेंट ऑफ फिजिकल चेक, वो भी हमने कहीं ना कहीं काफी हद तक रिड्यूस कर दी है. क्लियरिंग हाउस क्या है? क्लियरिंग हाउस जो है रिजर्व बैंक द्वारा मैनेज किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर सेक्शन 6 सब्स्टिट्यूटेड बाय एनआई एक्ट 2002. एनआई एक्ट में, वैसे तो एनआई एक्ट 1881 है, पर 2002 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे तो उसके अंदर ही सेक्शन 6 में बता रखा है. बस इतना ही. ओके, अब चेक इज स्पीशी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हमें समझ में आ गया था. यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा था, बट इट हैज द फॉलोइंग 2 एडिशनल क्वालिफिकेशन. क्या क्वालिफिकेशन है? इट इज ऑलवेज ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर and always payable on demand. Apart from bill of exchange, ये 2 additional features हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ चेक के अंदर होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं होते हैं. ठीक है. अब पार्टीज कौन है? एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है, एक पेई है. ड्रॉर वो जो पैसे देने वाला है, पेई वो जो पैसे लेने वाला है, और ड्रॉई वो जो बैंक. जैसे हमारे केस में रॉस थे ड्रॉर, रेचल थी ड्रॉई सॉरी पेई, और जो ग्रीन सेंट्रल पर्क बैंक था वो हो गया ड्रॉई. Okay, the customer who signs the check is called drawer. The person to whom the payment is made is the payee, and the bank on whom the check is drawn is known as the drawee. Simple. अभी क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गए सब कुछ? तो रिक्विजिट्स क्या है चेक के? यहाँ पे एक ऑर्डर होगा, ये भी अनकंडीशनल रहेगा, मेकर के द्वारा साइन किया जाएगा. जो पैसे हैं वो फिगर्स में भी बताए जाएंगे, वर्ड्स में भी बताए जाएंगे, या तो ऑर्डर को दिया जाएगा या बियरर को दिया जाएगा. Okay, there are 2 kinds of checks prevailing nowadays. It may be a bearer or a order check, or maybe a shelf check. Okay, sorry, maybe a self check. अपने आप को चेक बना रहे हैं अपने अकाउंट में पैसे डालने के लिए, ठीक है, या पैसे निकालने के लिए. द चेक मस्ट बी मस्ट कंटेन द डेट, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 महीने बाद एक चेक जिस तारीख को लिखा है उसके 3 महीने बाद चेक स्टेल हो जाता है. इसे बात लिखी नहीं, बट हमें पता होनी चाहिए एज प्रोफेशनल्स. ओके, पे कौन किसको पैसे मिलने वाले हैं वो भी सर्टेन होना पड़ेगा. ओके, अदरवाइज ब्लैंक चेक वाली स्टोरी हम लास्ट सेशन में पढ़कर आए हैं. अब क्रॉसिंग ऑफ द चेक के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. यहाँ बहुत सारे मैं आपके साथ एग्जांपल्स लेकर आई हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है. बट फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव एंड विल टॉक अबाउट क्रॉसिंग ऑफ द चेक इन द नेक्स्ट सेशन. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. अगर सेशंस में मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 4th सेशन में इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.